आखिर लेबर पेन का ही सबसे ज़्यादा हुआ क्यों है, सबसे ज़्यादा इसी के बारे में क्यों बात होती है? वैसे भी प्रैक्टिस में देखा गया है, जिन पेशेंट्स ने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में लेबर एपिड्यूरल लिया होता है, दे ऑलवेज एंड ऑलवेज आस्क to repeat it during the second and consecutive pregnancies also. So how is this anesthesia different than जो स्पाइनल दिया जाता है सिजेरियन में? स्पाइनल की जो नीडल होती है वो तो बाल जितनी पतली होती है, तो आई एम श्योर कि आपने अगर कभी कोई वैक्सीन भी लिया है तो उसका दर्द सालों साल नहीं रहता है. So IVF में किस तरीके का एनेस्थीसिया दिया जाता है? And we don't want the effect of our drugs to affect anyhow the embryo और prolonged duration हमें चाहिए नहीं. एंड वी वुड लाइक कि जो भी ये करवाना चाहता है वो एटलीस्ट पेन के फियर से तो कम से कम इस चीज़ को डेफर ना करे. हाय, वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस. और आज हमारे साथ है हमारी गेस्ट डॉक्टर नेहा शर्मा. शी इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट इन एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 20 ईयर्स नाउ. आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बहुत सारे कपल्स या तो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हो चुके हैं, और दर्द का जो डर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और आखिर कैसे डिलीवरी करनी चाहिए. इस इन्फॉर्मेशन को सीख करते हुए बहुत सारे कपल्स जो हैं बहुत सारे मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार हो जाते हैं. तो इस एपिसोड से मैडम के एक्सपर्ट ओपिनियन से हम जान पाएंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो इन प्रोसीजर्स को पेनलेस बना सकती है. वेलकम डॉक्टर नेहा. Thanks Dr. Rhythm. Thank you so much for having me here and giving me an opportunity कि मैं यहाँ पर myths and misinformation regarding the most precious moments of delivering a child in one's life को अगर बस्ट कर पाती हूँ और पेशेंट के लिए ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाती हूँ, जिससे वो अपने प्रेगनेंसी के डिसीजन को पोस्टपोन ना करे या कैंसिल ना करे, तो दैट विल बी अ बिग और इलेक्टिव सिजेरियन के लिए ऑप्ट ना करे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट डज हैपन बिकॉज आई सी मेनी ऑफ माई पेशेंट्स वो लेबर स्टार्ट होने से पहले ही ड्यूरिंग देयर विजिट्स टू द ऑब्स्टेट्रिशियन वो पहले ही बोल देते हैं पेन नहीं लेना, सिजेरियन कर दीजिए, सिजेरियन चलेगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए. एब्सोल्युटली डॉक्टर नेहा. सो सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं कि आखिर लेबर पेन का ही सबसे ज़्यादा हुआ क्यों है, सबसे ज़्यादा इसी के बारे में क्यों बात होती है. इज़ दिस पेन वेरी ड्रेडफुल? अगर हम पेन की बात करें तो पेन के स्कोरिंग सिस्टम्स हैं, उसमें 1 to 10 अगर हम सिंपलेस्ट लेते हैं, नंबर 1 इज़ द लोएस्ट ग्रेड ऑफ पेन जो बहुत ईजिली टॉलरेबल है किसी के लिए भी, एंड नंबर 10 इज़ द मोस्ट सिवियर पेन. सो लेबर पेन कम्स एट नंबर 10. इट इज़ इवन मोर देन अ फ्रैक्चर पेन. सो इसीलिए डेफिनेटली होता तो बहुत ज़्यादा है, बट डेफिनेटली वो ऐसे मेथड्स एंड मीन्स हैं कि हम उसको कम करके लेवल 1 तक ला सकते हैं और पेशेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है अपने नॉर्मल डिलीवरी के बर्थ प्रोसीजर में और कैन हैव अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ हैविंग ड्रेडफुल मेमोरीज ऑफ लेबर. वैसे भी आपने देखा होगा कि सो मेनी टाइम्स इट हैपन्स, यू टॉक टू योर नॉन मेडिको फ्रेंड्स या कजन्स, आप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल करते हो एंड दे से कि पता नहीं कैसे होगा, इतना दर्द होता है प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवर करते हुए कैंसिल कर दिया होता तो ठीक था, या प्रेग्नेंट होना ही नहीं है. इस तरह से काफ़ी फियर रहता है लेबर पेन्स को लेकर. बट आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी यानी वजाइनल डिलीवरी बिल्कुल पेनलेस हो सकती है. तो किस तरीके से पेनलेस हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी? अब तो जो भी मेथड्स होते हैं जो लेबर पेन को 10 के स्कोर से 1 तक करते हैं, उन सबको हम लेबर एनाल्जेसिया बोलते हैं. ठीक है, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जो मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस्ड है इन अ हॉस्पिटल सेटिंग, दैट इज़ लेबर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया. ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी न्यू टेक्निक, वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट फॉर मेनी ईयर्स नाउ. एंड वैसे भी प्रैक्टिस में देखा गया है, जिन पेशेंट्स ने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में लेबर एपिड्यूरल लिया होता है, दे ऑलवेज एंड ऑलवेज आस्क to repeat it during the second and consecutive pregnancies also. So this is
that pleasant an experience. डॉक्टर नेहा, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लगता कैसे है? इज इट सम काइंड ऑफ इंजेक्शन और ड्रिप और समथिंग? बिकॉज हमारी ऑडियंस को नहीं पता होगा एपिड्यूरल क्या होता है, तो आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे एपिड्यूरल कैसे लगता है? श्योर. सो आजकल सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे है. मोस्ट हमारे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो सब उसको रीड करके या वीडियोस देखकर आते हैं. सो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, इसमें क्या होता है, हमारे बैक में देयर आर स्पेसेस. उन स्पेस में हमारे नर्व फाइबर्स जा रहे होते हैं उन स्पेसेस से. तो हम एक फाइन नीडल से उस स्पेस तक पहुंचते हैं और वहाँ पर एक थिन फ्लेक्सिबल कैथेटर पुट करते हैं. नीडल को रिमूव कर देते हैं एंड वी फिक्स दैट कैथेटर इन दैट प्लेस. उस कैथेटर के थ्रू हम मेडिकेशंस देते हैं और वो मेडिकेशंस उसी स्पेस में रहती है और जो नर्व फाइबर्स होते हैं उन पे एक्ट करती है. ये नर्व फाइबर्स जो पेन की सेंसेशन होती है प्लस कुछ मोटर सेंसेशंस होती हैं, दैट मीन्स जो मूवमेंट को ब्लॉक करती है, उन पर एक्ट करता है मेडिकेशन. और इससे पेशेंट का पेन रिलीव हो जाता है. फॉर सम टाइम पेशेंट माइट फील कि थोड़ा वीकनेस है, बट वो जब तक मेडिसिन चलती है तब तक ही रहता है. बियॉन्ड दैट वो रिवर्सिबल रहता है. सो इसमें भी बैक में एक सुई लगाई जा रही है, पर उस सुई को रिमूव करके कैथेटर डाला जा रहा है. सो हाउ इज दिस एनेस्थीसिया डिफरेंट देन जो स्पाइनल दिया जाता है सिजेरियन में? क्योंकि सिजेरियन में भी लोअर हाफ को सुन किया जाता है, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क रहता है? सी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के लिए जो हम यूज़ करते हैं, हम उसमें टर्म वैसे भी एनाल्जेसिया यूज़ करें विच इज़ पेन रिलीफ, और स्पाइनल इज़ एनेस्थीसिया, मतलब उसमें कोई सेंसेशन नहीं है और मूवमेंट भी नहीं कर पाता है पेशेंट. तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम जो नीडल इंसर्ट करते हैं, इट इज़ मच फाइनर दैन एपिड्यूरल नीडल एंड इट गोज़ अ लिटिल फर्दर इनटू द स्पेस जहाँ पर एक फ्लूइड होता है, द स्पाइनल फ्लूइड. उसमें हम मेडिसिन देते हैं. जो मेडिसिन का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, बट जो अमाउंट होता है मेडिकेशन का वो कम होता है. उस मेडिकेशन के इफ़ेक्ट से तुरंत ही लोअर हाफ ऑफ द बॉडी बिलो द अम्बिलिकस एंड अ लिटिल बिलो द स्टर्नम, वो पूरे सेंसेशंस ख़त्म हो जाती हैं पेशेंट की, मूवमेंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं. सो दैट जब सिजेरियन सेक्शन होता है तो सर्जन को एक ऐसा फील्ड मिलता है जिसमें पेशेंट इज़ नॉट मूविंग एंड द मसल्स आर टोटली रिलैक्स्ड. बट जब हमें एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देना है पेशेंट को, उसमें हम मेडिकेशन जो यूज़ करते हैं उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, प्लस वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हम सेफली दे सकते हैं टू टाइट्रेट द मेडिकेशन टू द लेवल्स जो हमें पेन फ्री करने हैं. ड्यूरिंग एपिड्यूरल पेशेंट कैन मूव लेग्स, कैन बेंड देम, सीधा कर सकते हैं, बेड में टर्न कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं. पेशेंट को जस्ट एक प्रेशर जितना फील होता है कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान, दर्द नहीं होता है. सो राइट, तो जब हम पेनलेस लेबर के लिए एपिड्यूरल देते हैं तो पेशेंट्स बेड में रिस्ट्रिक्ट ज़रूर हो जाते हैं. उनके जो कंट्रैक्शंस है वो आते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्रेस ऑफ लेबर ठीक चलता है. कंट्रैक्शंस आएंगे तो बेबी का जो हेड है वो नीचे पुश होगा, नीचे का रास्ता जो है टाइम के साथ ओपन जो होना चाहिए वो होगा, बट शी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ पेन. और पेशेंट अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएगा उन कॉन्ट्रैक्शंस पे. पेशेंट का पुश करने वाली जो पावर है वो नहीं ख़त्म होती है. सो अगर आप उसे समझा देते हैं कि इस तरह से एब्डोमेन पे हाथ रखना है कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे, इस तरह से यूट्रस की फील आपको पता चलेगी और आपको इस टाइम पे पुश करना है, तो वो पेशेंट कोऑपरेट कर पाता है और स्मूथली वो डिलीवर कर पाता है. तो ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, क्योंकि लेबर का टाइम तो बहुत लंबा होता है, हमने जैसे देखा है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं उनमें ये 18 घंटे तक भी हो सकता है. तो ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कब लेना चाहिए और कितनी देर तक इसको मैक्सिमम ले सकते हैं? आजकल तो जो हम देख रहे हैं पेशेंट्स जैसे ही एडमिट होते हैं वो बोलते एपिड्यूरल की डिमांड करते हैं कि हमें पेन्स नहीं चाहिए, गिव अस एपिड्यूरल. बट एक कॉन्ट्रैक्शंस का साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जब प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सर्विक्स का डायलिटेशन, थोड़ा हेड एंगेज हो गया, तो आई थिंक इसको ऑफ़र किया जाता है पेशेंट्स को.
डॉक्टर रिदम, आप कब ऑफर करते हो एपिड्यूरल अपने पेशेंट्स को? डॉक्टर ने मैं तो जब इंटरनल चेकअप पे आई फील दैट द पेशेंट इज अराउंड 2 फिंगर लूज, 3 सेंटीमीटर टाइप डायलिटेशन हो गया, माइल्ड कंट्रैक्शन आने लग गए हैं, तब मेरे को लगता है कि हाँ ये टाइम है जिस पे अब हम दे सकते हैं, और एक्चुअली उसी टाइम पे पेन अच्छे से पता चलने शुरू होते हैं. सो व्हेन आई इवन काउंसल इन द ओपीडी आई टेल देम कि ये मत सोचना कि पेन कुछ नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा पता चलना शुरू जब होगा तब हम आपको एपिड्यूरल पेनलेस के लिए भेज सकते हैं. जब हम वो देख लेते हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स ठीक हैं, कि हेड डिसेंड हो रहा है, सर्विक्स डायलेट हो रही है, पेशेंट के हीमोडायनामिक्स में बहुत चेंज नहीं है, फीटल हार्ट एनएसटी पे ठीक चल रहा है, दैट इज़ जब हम सेफली दे सकते हैं एपिड्यूरल पेशेंट को. और कब तक ले सकते हैं? तो नॉर्मल डिलीवरी में एपिजियोटमी होती है, एपिजियोटमी तक आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो, जिससे कि उसका भी कट और उसका पेन भी पेशेंट को फील नहीं होगा. पर एक ये सोच होती है, आपने जैसे बोला कि एडमिट होते ही चाहते हैं, तो डू यू थिंक एपिड्यूरल एनाल्जेसिया विद डिक्रीज द प्रोग्रेस ऑफ लेबर? ओके, जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में भी देखा है, पेशेंट्स का प्रोग्रेस, लेबर की प्रोग्रेस मैंने फास्टन होते देखी है. जो पेशेंट बिकॉज पेन में कोऑपरेट नहीं करता, चीखता है, टर्निंग इन बेड चलता रहता है और कोऑर्डिनेट नहीं करता सकता पुशिंग को विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, तो एपिड्यूरल देने से एक तो पेशेंट थोड़ा काम डाउन हो जाता है, उसे एक रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, अपनी एनर्जीज़ को वापस से पेशेंट जो एग्जॉशन में लूज़ कर चुका है वो रीगेन कर लेता है, एंड पेशेंट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो चाहिए होता है पुशिंग के लिए वो इम्प्रूव हो जाता है. सो आई हैव सीन द डिलीवरीज जो हम सोच रहे थे कि 4 या 6 घंटे बाद होगी, आई हैव सीन देम हैपनिंग विद इन 2 आवर्स, आराम से हो जाती है. एब्सोल्युटली राइट. बट कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट की ना मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. इससे जैसे हमने बात किया कि उनको थोड़ा सा मोटर वीकनेसेस होती है, सो दे आर एसेंशियली इन बेड आफ्टर एपिड्यूरल. सो कैथेटराइजेशन होना, क्योंकि यूरिन पास फ्रीक्वेंटली नहीं करने जा पाएंगे तो यूरिन की पाइप डाली जाती है. सो वो परेशान उस वजह से ज़्यादा होते हैं कि वो उठ नहीं पा रहे हैं. बट देन समबडी हु फील्स दैट ये जो पेन का जो डर है बहुत बड़ा है मेरे लिए, उनका प्रोग्रेस अच्छा हो जाता है. पर वो लोग जिनका ठीक चल रहा होता है और वो ले लेते हैं और उसके बाद दे आर इन द बेड, दे बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड. So I think it is very different for different people and everybody has their own experience, but definitely this is a myth कि epidural की वजह से किसी का progress of labor स्लो डाउन नहीं होता है. Yes. तो आप ये भी बताएं डॉक्टर नेहा कि इसको लेने का कोई इमीडिएट साइड इफेक्ट होता है क्या? कोई रिस्क है बच्चे को अगर हम एपिड्यूरल लेते हैं तो? बच्चे को रिस्क और मदर को रिस्क, उसमें अगर हम देखें एपिड्यूरल में जो मेडिकेशन देते हैं हम, ये डायरेक्टली उस पेशेंट के ब्लड में नहीं जा रही, तो ब्लड से बेबी को जाना है जो भी कुछ जाना है. ठीक है, इसमें जो मेडिकेशन देते हैं वो एक एपिड्यूरल स्पेस में ही रेस्ट्रिक्ट होकर रह जाती है. वहाँ से जो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट्स में वो एब्जॉर्ब होगा और वो फिर अगर मदर के ब्लड से बेबी में जा रहा है तो उसका कुछ बेबी पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है. हाँ, बट एपिड्यूरल लेने के बाद में मदर के ब्लड प्रेशर्स में, हार्ट रेट्स में थोड़ी वेरिएशंस हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट वी हैव गिवन, जो हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं. कुछ पेशेंट्स में अगर हाइड्रेशन अच्छा नहीं है तो बीपी का थोड़े ड्रॉप होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उससे हो सकता है कि फीटल हार्ट पर असर आए. अदरवाइज देयर आर नो डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ एपिड्यूरल ऑन द फीटस. और ये एक धारणा होती है कि अगर बैक में सुई लगती है स्पेशली सिजेरियन के साथ, तो आगे चल के कमर में बहुत दर्द रहता है, तो इस पे व्हाट इज़ योर टेक? सो डॉक्टर रिदम, आपने ये भी देखा होगा कि जिन पेशेंट्स को बैक में इंजेक्शन नहीं लगता है उनको भी प्रेगनेंसी के दौरान ही बैक एक स्टार्ट होने लग जाता है, एंड इवन आफ्टर देयर डिलीवरी जब वो आ रहे होते हैं आपके पास फॉलोअप में, तो आप देखोगे कि वो बैक एक की कंप्लेंट कर रहे हैं. सो दिस बैक एक इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी पर से, एंड रॉन्ग पोस्चरिंग, आई थिंक पोस्चरिंग, द रिलैक्सेशन ऑफ द लिगामेंट्स, द मसल्स, और हमारे स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो जाता है. समटाइम्स द पोजिशन ऑफ द बेबी इज सच कि उसकी वजह से बैक में पेन रेडिएट होता है. सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्पाइनल एनेस्थीसिया और द एपिड्यूरल. स्पाइनल की जो नीडल होती है वो तो बाल जितनी पतली होती है,
तो आई एम श्योर कि आपने अगर कभी कोई वैक्सीन भी लिया है तो उसका दर्द सालों साल नहीं रहता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि स्पाइनल एनेस्थीसिया का बैक एक से कोई रिलेशन नहीं है, विच वी जस्ट काइंड ऑफ को रिलेट कि शायद हमें तब इंजेक्शन लगा था तो इसीलिए दर्द होता है। And epidural, yes, the epidural needle, it is a little wider bore as compared to spinal needle. So अगर procedure single attempt में smoothly हो रहा है, patient अच्छे से cooperate कर रहा है, तो nothing doing, pain back ache से कुछ relation नहीं है। But हाँ, अगर it has been a difficult epidural insertion, patient cooperation नहीं रहा या the landmarks were difficult since it is a blind procedure, तो उसमें हो सकता है कहीं कहीं बोन टच हुई है, कोई नर्व फाइबर टच हुआ है, तो एक ट्रांजिएंट पेन हो सकता है विच जनरली सेटल्स डाउन इन अ वीक और फ्यू वीक्स टाइम। सालों साल बाद कोई कमर में दर्द नहीं होगा, इसकी वजह से नहीं होता है। राइट। सो अब डॉक्टर नेहा, आपने जैसे बताया एपिजियोटमी, जो डिलीवरी के टाइम जो कट लगता है तब तक के लिए इसको हम अगर देते हैं तो सारा प्रोसीजर पूरा पेनलेस हो जाता है। तो क्या इसको इमीडिएटली उसके बाद बंद कर देते हैं? सी अब दैट उसके बाद तो यूट्राइन पेन जो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से रहता है, या बेबी की पॉस्चर अंदर जो है यूट्रस में वो कुछ लिगामेंट्स या नर्व फाइबर्स को कहीं टच कर रहा है तो होता है, प्रेशर की वजह से होता है। जब बेबी ही निकल गया और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस प्लेसेंटा के डिलीवरी के बाद में वो बंद हो गई हैं, तो फिर वी डोंट नीड टू कंटिन्यू इट। बट और एपिजियोटमी का पेन तो वहाँ पर आप अदरवाइज भी लोकल लगाते हो, और आगे का जो भी पेन रहेगा इट कैन बी ईजिली कंट्रोल्ड विद IV और IM एनाल्जेसिया। तो हमने जो कैथेटर डाला था शुरू में, हम उसको उसके बाद निकाल कर देते हैं। यस। एंड स्पाइनल जो दिया जाता है, सिजेरियन में जो एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, उसका असर कब तक रहता है? वो तो क्योंकि हम कुछ कैथेटर नहीं छोड़ रहे, एक बार दवाई डाली तो एक बार दवाई डाली तो डिपेंडिंग हमने कितनी दवाई डाली है। कई सर्जरी सिजेरियन में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ 1 to 2 आवर्स से ज़्यादा लग सकता है, तो अकॉर्डिंगली अगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं तो हम मेडिसिन की कंसंट्रेशन और अमाउंट उसी हिसाब से इंजेक्ट करेंगे। बट एनी हाउ 2.5 आवर्स में स्पाइनल का जो मोटर वीकनेस वाला इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। सेंसेशंस वापस से आते आते 3 घंटे तक लग जाते हैं, बट 2 घंटे के बाद पेशेंट कैन ईजिली मूव द टोज, अपने एंकल्स पे से पैर हिला सकता है, धीरे धीरे अपने नीज़ को बेंड कर सकता है, टर्न करना चाहे बेड पे टर्न कर पाता है। एक डाउट होता है उन पेशेंट्स का जो सिजेरियन करा रहे होते हैं कि कैन दे विटनेस द बेबीज बर्थ, क्या वो इतने होश में होते हैं? तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है जानना कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में सिर्फ लोअर हाफ सुनना है, बाकी वैसे वो फुल अवेक होते हैं। सो बट देर आर सर्टन कंडीशंस जिसमें कभी कभार सिजेरियन के दौरान पूरा बेहोश करना पड़ता है, तो वो क्या कंडीशंस होते हैं जिसमें पूरा बेहोश करने की ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, अगर पेशेंट कुछ पेशेंट स्पेसिफिक कंसर्न्स होते हैं जिसमें पेशेंट बहुत ही एडमेंट होता है कि उसे बैक में इंजेक्शन नहीं चाहिए, वो कंसेंट दे ही नहीं रहा है, तो सेकेंडली अगर पेशेंट को कोई कोएगुलोपैथी है, प्लेटलेट काउंट्स कम है, पेशेंट का INR डीरेंज्ड है, तो उस कंडीशन में हम बैक में इंजेक्शन नहीं लगाना चाहते हैं पेशेंट को, वी गो फॉर जनरल एनेस्थीसिया। कुछ बेबी से रिलेटेड कंडीशन हो सकते हैं कि अचानक से बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ गया है या उसका हैंड बाहर आ गया है बर्थ कैनाल से, तो वी हैव टू इमीडिएटली टेक आउट द बेबी। वी डू नॉट हैव टाइम, मतलब 4 से 5 मिनट जो हमें स्पाइनल लगाने में लगते हैं, हमारे पास उतना भी टाइम नहीं होता है। वी हैव टू इमीडिएटली टेक आउट द बेबी। या फिर कहीं किसी कंडीशन में जैसे प्लेसेंटा एंटीरियरली है और हमें प्लेसेंटा के थ्रू सिजेरियन अगर करना है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि काफ़ी ब्लड लॉस होने वाला है, ब्लड प्रेशर्स अप एंड डाउन हो सकते हैं, तो उस केस में हम खुद से जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को लेते हैं, जहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी भी हो सकता है कि 2.5 से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए। तो बेसिकली हाई रिस्क केसेस में या फिर जहाँ पेशेंट नहीं चाहता है वहाँ पे हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। सो आर देयर एनी रिस्क टू द बेबी एसोसिएट विद जनरल एनेस्थीसिया? क्योंकि जैसा आपने बोला कुछ पेशेंट डिमांड करते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए रिस्क वर्सेस बेनिफिट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया। क्यों हम बार बार बोलते हैं कि नहीं स्पाइनल ले लो और वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो पूरा बेहोश कर दो? सो फॉर देम व्हाट आर द रिस्क ऑफ जनरल एनेस्थीसिया? जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट
को हम इंजेक्ट करते हैं मेडिकेशन पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम में, और उसके अलावा गैसेस देते हैं जो पेशेंट को अनकॉन्शियस रखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। सो जो कुछ भी पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम में जाएगा वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में भी जाएगा, इसके काफ़ी चांसेस रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ड्रग्स दे डू क्रॉस द प्लेसेंटा एंड गो टू द बेबी। सो जब हम पेशेंट को अनकॉन्शियस कर रहे हैं, उसको हम डिप्रेस कर रहे हैं, उसका रेस्पिरेशन को डिप्रेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के साथ में भी होंगी। तो जब ये बच्चे में जाएंगी तो बच्चे के हार्ट रेट पे, बच्चे की कॉन्शियसनेस पे, उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट्स जो बर्थ के बाद में होने हैं, उसे खुद से सांस लेना है, वो सब भी डिप्रेस हो जाते हैं। तो सो मेनी टाइम्स बच्चा जो पैदा होता है उसका हाथ पैर इतना एक्टिवली नहीं मूव कर रहा है, उसका रेस्पिरेशन शैलो है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाती है, बच्चा स्लीपी और डल एंड लेथार्जिक होता है। तो इसीलिए जनरल एनेस्थीसिया ओनली जहाँ इंडिकेटेड हो वहाँ पर जाना ही बेटर है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो ड्रग जा रही है वो एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जा रही है, वो पेशेंट की ही नर्व्स को अफेक्ट कर रहा है, वो ब्लड में नहीं जा रहा, तो वो बेबी को भी नहीं असर कर रहा। एंड द ब्यूटी ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया इज दैट कि पेशेंट को फील होता है कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व है चाइल्ड बर्थ में, ऑल्दो वो वजाइनल नहीं हो रही है डिलीवरी, वो पुश नहीं कर रही है, स्टिल शी विल बी द फर्स्ट वन फ्रॉम द फैमिली टू विटनेस इट एंड सी द बेबीज फेस। Of course, after the doctor. After the doctor, from the family, she will be the first one. Yes. सो डॉक्टर ने हमने बात किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया के बारे में, तो 3 जो अभी तक डिस्कस किए, एक तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जिसमें हम पेनलेस लेबर डिलीवरी के बारे में बात कर रहे हैं, देन सेकंड स्पाइनल जिसमें सिजेरियन किया जाता है, और जनरल जिसमें पूरा बेहोश किया जाता है, जो असेंशली बड़े बड़े प्रोसीजर्स के लिए होता है। बट कुछ छोटे प्रोसीजर्स भी हम करते हैं, जिसमें सबसे कॉमनली जो आप हमारे कराती है वो है IVF का प्रोसीजर। सो IVF में किस तरीके का एनेस्थीसिया दिया जाता है? लेमैन इसको शॉर्ट GA बोल देते हैं, बट एक्चुअली होता क्या है, आप ये प्लीज़ बताएं। IVF जो ओवम रिट्रीवल वाला प्रोसीजर होता है, इसकी काफ़ी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है, 15 से 20 मिनट। पेशेंट सेम डे एडमिट हो रहा है एंड वी वांट कि पेशेंट सेम डे विद इन 2 आवर्स डिस्चार्ज भी हो जाए। इसमें ना तो पेशेंट को कैथेटर वगैरह डलता है यूरिन के लिए, ना पेशेंट को बेड पे ही रहना होता है आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है। तो इसमें हम जस्ट इंजेक्टेबल मेडिकेशंस देते हैं पेशेंट को। ऑलरेडी एक कैनुला होता है, उससे ड्रिप जारी होती है, और उसी में हम बस मेडिसिन देते हैं जिससे पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर सो जाए। इट इज़ अ डीप स्लीप, इट इज़ नॉट टोटल अनकॉन्शियसनेस, इट इज़ कॉल्ड सिडेशन। ऐसे में पेशेंट जब सिडेट हो जाता है, दैट इज़ वो डीप स्लीप में होता है, तो पेशेंट को पेन की कोई अवेयरनेस नहीं होती है और पेशेंट एक्टिवली मूव भी नहीं करता है, वो गहरी नींद में सो रहा है। तो कोई भी छोटा जो स्टिमुलस होता है, एक नीडल प्रिक करके एस्पिरेट करने वाला, उसका उसे कुछ पता नहीं चलता है। हम इजीली पेशेंट को पोजीशन कर पाते हैं एंड जब जैसे ही पेशेंट का ये प्रोसीजर फिनिश होता है, तुरंत पेशेंट वापस से होश में आ जाता है। ज़्यादा देर स्लीपी नहीं रहता, अराउंड 15 to 20 मिनट्स थोड़ा स्लीपीनेस रहती है। जब आप जगाओगे पेशेंट को, पेशेंट उठ जाएगा, बात करेगा, आपसे जवाब देगा, बट अगर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो पेशेंट टेंड्स टू फॉल असलीप अगेन। बट दिस स्टेज इज़ फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद अलर्टनेस वापस वैसे ही हो जाती है, पेशेंट कैन गो एंड यूज़ द वॉशरूम। ऑफ कोर्स ड्राइव नहीं करके जा सकता घर पे, बट yes, it is a short duration of anesthesia, and I would say it is total intravenous anesthesia that we give, या sedation हम देते हैं पेशेंट को। इसमें हम गैसेस नहीं यूज़ करते कुछ भी, जस्ट मेडिकेशंस जो पेन किलर होती हैं और पेशेंट को एक डीप स्लीप में रखती हैं। सो ऐसे कुछ पेशेंट्स जो वजाइनल प्रोसीजर्स ही नहीं करा पाते, या जब हमें लगता है कि कोई हमारा प्रोसीजर डिफ़िकल्ट है, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या वेजिनिस्मस के पेशेंट जिनको इवन IUI नहीं करा सकते, सो फॉर देम ऑल्सो समटाइम्स वी एडवाइस कि हम आपका अंडर सिडेशन करेंगे। सो इन दैट ऑल्सो द सेम थिंग इज़ फॉलोड? Yes. Similar, because that is again a short duration procedure and we don't want the effect of our drugs to affect anyhow the embryo, और prolonged duration हमें चाहिए नहीं, residual effects कुछ नहीं चाहिए, and we want same day discharge for the patient. सो वी हैव रियलाइज दैट प्रोसीजर के हिसाब से
पेशेंट के हिसाब से, मेडिकल कंडीशन के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि हमें Yes. एक्चुअली किस एनेस्थीसिया के मोड पे जाना चाहिए. Yes. द अल्टीमेट एम इज़ एक्चुअली कि सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो बिल्कुल पेन फ्री हो, पेशेंट फ्रेंडली हो और वो कंफर्टेबली करा पाएँ. Yes. बिकॉज सारे ही प्रोसीजर्स में अगर हम देखें कोई बीमारी नहीं है. प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ normal. डिजीज, इट इज़ नॉट अ डिजीज. इनफर्टिलिटी के लिए IVF कराना अपने आप में एक डिजीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ वे टू कंसीव. एंड वी वुड लाइक कि जो भी ये करवाना चाहता है वो एटलीस्ट पेन के फियर से तो कम से कम इस चीज़ को डेफर ना करे. बिल्कुल. सो आई थिंक टुडेज एपिसोड वाज वेरी इंटरेस्टिंग और हमारे बहुत सारे डाउट्स पेशेंट्स के जो रहते हैं वो सारे आंसर आपने करे हैं. डॉक्टर नेहा, आपका कोई लास्ट मैसेज जो हमारे ऑडियंस के लिए, तो प्लीज़. थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर डॉक्टर रिदम. जाने से पहले मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी अपने सभी दर्शकों को कि इन द कमिंग सेंचुरीज दैट हैव पास्ड, जो एक फील्ड बहुत डेवलप हुआ है दैट इज़ एनेस्थीसिया. पहले सबको बेहोशी से, एनेस्थीसिया से डर लगता था. हर कोई जो सर्जरी करवाना चाहता था उनको ये लगता था कि वापस से होश में तो आ जाएंगे, वापस घर तो चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे. बट with the medications that we have, with the monitors that we have, हम बहुत shorter acting दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं जो केवल प्रोसीजर के दौरान काम करेंगी. उसके बाद उनका कोई रेजिडुअल इफ़ेक्ट पेशेंट की बॉडी में नहीं रहता. पेशेंट की किडनीज, लिवर, हार्ट, सब के लिए वो मेडिकेशन सेफ रहती हैं. हम अपने मॉनिटर्स से ये सब टाइट्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पेशेंट का डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया कैसा है, उसके वाइटल पैरामीटर्स कैसे चल रहे हैं. सो जैसे जैसे ये सेफ्टी इन एनेस्थीसिया बढ़ा है, उसकी वजह से हम तरह तरह के प्रोसीजर्स कर पाए हैं. ये रोबोटिक्स कर पाए हैं, लैप्रोस्कोपीज़ कर पाए हैं और इतनी सारी आर्थ्रोस्कोपीज़, सब तरह की सर्जरीज़, ब्रेन की हम आजकल जगते हुए सर्जरीज़ कर लेते हैं. तो इतना कुछ हम कर पाए हैं. सो कभी भी सर्जरी या प्रोसीजर, कोई भी जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है या फिर आगे के लिए चाइल्ड बर्थ फर्स्ट से के लिए ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को पेन या सर्जरी के डर से डेफर मत कीजिए. बिकॉज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इतने बढ़ चुके हैं, मेडिकेशंस इतनी सेफ़ हो चुकी हैं, मॉनिटरिंग इतनी अच्छी हो चुकी है कि हम सेफली ये सब कुछ कंडक्ट करवा सकते हैं अब. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. अगर आपके और कोई भी डाउट्स है एनेस्थीसिया से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल.